हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में कुछ लीगल मैटर को हम डिस्कस करेंगे। और आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये स्थिति बहुत सारे लोगों के साथ बनती है और रिसेंटली अभी मैं किसी से बात कर रहा था, उनके मामले में ऐसी परिस्थिति आई, तो मुझे लगा इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाना चाहिए क्योंकि सेम प्रॉब्लम्स और लोगों के सामने भी आ रही होंगी। तो दोस्तों, आप सब लोगों की क्वेरी से ही टॉपिक जनरेट होते हैं, जिस पर जब वीडियो बनाई जाती है तो बहुत सारे हजारों लोगों को उसका फायदा मिल जाता है। तो उसी में ये आगे की कड़ी है। अब जिनसे मेरी बात हो रही थी वो बात कर रहे थे मुझसे मेंटेनेंस केस पर, और इस मेंटेनेंस केस में अब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा था, यानी वाइफ का क्रॉस एग्जामिनेशन होना था। लेकिन मीनवाइल उन्होंने मुझे यह बताया कि सर, जब मैंने अपना WS फाइल किया था, यानी वाइफ की जब पिटीशन की कॉपी आई उसका मैंने उत्तर दिया था, ऑब्जेक्शन फाइल किया था, तो उस ऑब्जेक्शन में मैंने क्या किया, वाइफ के सारे एलिगेशन को डिनाई कर दिया। लेकिन दोस्तों, जब क्रॉस क्वेश्चन थे तो वो काफी डिटेल्ड थे, इवन वो क्रॉस क्वेश्चन मैंने ही बनाए थे, उसी को वो डिस्कस कर रहे थे, उस पर काफी सारी चीजें थी। तो उन्होंने कहा सब, जब मैंने रिप्लाई किया था तो उस रिप्लाई के वक्त तो मैंने उसके एलिगेशन को डिनाई किया था, लेकिन इसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी कोई बात नहीं बताई। अब मैं अपनी कोई बात बताता हूं आगे जाकर के, क्रॉस के बाद डिफेंस में या कहीं या आर्ग्यूमेंट के टाइम पे, तो कैसा रहेगा या मुझे उसके लिए क्या करना होगा। देखिए, यहां पर ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, क्योंकि जब आप वादी होते हैं, यानी आप कोई केस फाइल कर रहे होते हैं, तो उस समय पे जो आपकी पिटिशन होती है वो आपका केस होता है, और जब आप रिस्पोंडेंट होते हैं उस समय पे आपका जो रिप्लाई होता है वो आपकी तरफ से आपका केस होता है। ऐसा कोई भी तथ्य जो आपने अपने WS में नहीं लिखा और उसको आप बाद में किसी स्टेज पर लेके आते हैं या आर्ग्यूमेंट में बोलते हैं, वो पढ़ा नहीं जाएगा, टेक्निकली वो गलत है। यानी इट मीन्स, हमने हमेशा आपको यह समझाया कि जब आप रिप्लाई करते हो, उस रिप्लाई में आपको बहुत ज्यादा कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है, उसके एलिगेशन को जस्ट डिनाई कर दो और एक ब्रीफ बता दो। हम हमेशा, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे जो भी रिप्लाई होते हैं हमेशा उसमें सबसे पहले एलिगेशन डिनायल होते हैं और लास्ट में शॉर्ट में अपना वर्जन होता है एडिशनल स्टेटमेंट के अंतर्गत। और वो वर्जन भी बहुत बैलेंस वे में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा तमाम चीजें उसमें लिख दें, आपको दिक्कत आएगी अगर कल को आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। इसलिए बहुत शॉर्ट में, यानी आपका जो वर्जन है उसका एक ब्रीफ चला जाए। अगर आप उससे रिलेटेड कल को आर्ग्यूमेंट करें तो ऐसा ना हो कि साहब आपके तो रिप्लाई में आपने कुछ लिखा ही नहीं था, ये बात तो आप पहली बार कोर्ट के अंदर लेकर के आ रहे हैं। ये स्थिति बन गई तो आपका वो आर्ग्यूमेंट नहीं सुना जाएगा। तो इसलिए फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा कि भाई किसी का WS बनाना है, 10 पॉइंट है, 10 के 10 डिनाई करे, हो गया WS। ऐसा नहीं है। ये इनिशियली तो ठीक है कि आपने डिनाई कर दिया, लेकिन उसके बाद मान लेते हैं एक क्लाइंट अपनी 20 पेज की कहानी देता है, उस 20 पेज की कहानी में से हमको एक पेज की कहानी छोटी सी निकालनी होती है और उसको एडिशनल स्टेटमेंट के अंदर पॉइंट बना करके डालना होता है। अब यहां पर जरूरत पड़ती है थोड़े से अनुभव की, कि उस चीज को कैसे आपको लेके आना है, क्या चीजें लेके आनी है। मीन्स आप ये समझ लीजिए, जो चीज हमको भेजी जाती है उसमें से 90% हम लोग इग्नोर कर देते हैं, केवल 10% पार्ट जो हमको लगता है रिलीवेंट है, और अगर हमने ये नहीं लिखा या सही तरीके से प्रेजेंट नहीं किया तो बाद में हमको दिक्कत आएगी, उसको केवल हम अपने ऑब्जेक्शन का पार्ट बनाते हैं। क्योंकि मेंटेनेंस केस होता है, या बहुत ज्यादा लिख करके आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट हाँ, ऐसा भी नहीं करना जैसे कि इस मामले में हुआ कि आपने अपनी साइड की एक लाइन भी नहीं लिखी, सिर्फ ये लिख दिया इसका पॉइंट नंबर 1 गलत है, 2 गलत है, 3 गलत है, 4 गलत है, 5 गलत है, 10 तक गलत है, और लास्ट में प्रेयर कर दी, खारिज कर दिया जाए केस। तो आपकी तो कोई बात कहीं पर भी आई ही नहीं। आपका क्या ग्राउंड है, क्या वो एडल्ट्री में थी या वो अपने आप घर छोड़ के चली गई थी। भाई आप ये देखिए ना, मेंटेनेंस का केस चल रहा है, उसमें रिलेवेंट चीजें क्या क्या होती हैं, लड़की का फाइनेंस, यदि वो एडल्ट्री में वो, यदि वो डेजर्शन में होती है वो, तो आपकी पूरी कहानी के अंतर्गत इन चीजों से रिलेटेड जो चीजें थी, वो कितनी तारीख को गई, उस दिन क्या इंसिडेंट हुआ, शॉर्ट में कम से कम उन 3-4 पॉइंट्स को तो हम कवर कर ही सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर हमने वो भी कवर नहीं किया, उसका फाइनेंस भी हमने कवर नहीं किया, डेजर्शन भी कवर नहीं किया, एडल्ट्री वाला पार्ट भी कवर नहीं किया, तो फिर हम क्या रिप्लाई दे रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं दे रहे, एक तरह से ब्लैंक छोड़ रहे हैं। तो ब्लैंक पर कैसे काम चलेगा? तो ये चीज आप जरूर समझ लेना। और दोस्तों, अभी कुछ ही देर बाद एक मैं जजमेंट पर वीडियो डालूंगा, दूसरे चैनल पर अपलोड करूंगा, कानूनी सोच पर, आप उसको देखना, वो भी इसी से रिलेटेड है और एक जजमेंट है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेंटेनेंस केस में इस बात को ध्यान रखना है, और यही सेम चीज
जब डीवी एक्ट का आप रिप्लाई फाइल करते हैं तब भी ध्यान रखना है, और जब आप सेक्शन 24 एचएमए का रिप्लाई फाइल करते हैं तब भी आपको ध्यान रखना है। यानी मेंटेनेंस केस आपके ऊपर किसी भी धारा के अंतर्गत क्यों ना आया हो, उसका रिप्लाई देते हुए जो बातें मैंने आपको बताई इसको ध्यान रख के चलना है, अदरवाइज आपको नुकसान होगा और लास्ट में आपकी बातें कंसिडर नहीं की जाएंगी और मामला दूसरे पक्ष में चला जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।